हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं। इस सीरीज में हम चैप्टर 9 देखेंगे और इस चैप्टर में हमने जो चैप्टर 8 देखा था उसमें हमने ये देखा था कि खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, यानी कि गांव की खुशहाल क्यों था और शहर समृद्ध क्यों थे। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये उस पीरियड की बात हो रही है जब मौर्यों के बाद की और गुप्तों से पहले, यानी कि मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल में हमने आपको बताया कि मौर्यों के जाने के बाद, मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद बृहदत्त इसके लास्ट राजा थे और शुंग डायनेस्टी की स्थापना हुई मौर्यों के बाद। तो उत्तर पश्चिम का में जो विदेशी आक्रमण थे वो होने लगे, क्योंकि उत्तर पश्चिम बॉर्डर अब सिक्योर नहीं रहा। जैसे मौर्यों के समय सिक्योर था, अब वो सिक्योर नहीं रहा और सिक्योर ना रहने के कारण विदेशी आक्रमण होने शुरू हो गए। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया। इंडो ग्रीक साम्राज्य के राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद सीथियंस आते हैं, शक, पहलव और उसके बाद कुषाण। कुषाणों का एम्पायर बहुत बड़ा था और कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ मध्य एशिया के देशों को भी इसमें इन्वॉल्व किया था। तो एक बार हम मैप के थ्रू देखते हैं क्या कि ये उस टाइम था कैसे। देखिए, ये मौर्य एम्पायर है, आप ये देख रहे हैं, ये है मौर्य एम्पायर। और मौर्य एम्पायर में आप देखेंगे क्या कि ये तक्षशिला है, तक्षशिला, तक्षशिला, ये मथुरा, ये उज्जैन, पताला और ये इसका जो है स्वर्णगिरी। ये यहाँ पर जो साउथ का पार्ट है, चेल, चोर, पांडे, ये अलग थे। और ये पूरा का पूरा, आप इतना बड़ा साम्राज्य है, भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य है ये मौर्य साम्राज्य। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जैसे ही मौर्यों का डेक्लाइन होता है तो ये उत्तर पश्चिम भाग, ये वाला उत्तर पश्चिम भाग, यहाँ पर आप देखते हैं कनिष्क एम्पायर खड़ा हो जाता है। कनिष्क एम्पायर जो लगभग 100 के आसपास है। और यहाँ पर शक है, और यहाँ पर सातवाहन, और यहाँ चोल, चेर और पांड्य। और ये जो है ये आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ मगधा। तो इसमें हम देखते हैं ये परिवर्तन इस दौरान हम देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक परिवर्तन और भी था जो हमने देखा था कि यहाँ पर व्यापार बहुत, इस समय राज्य तो भारत के राज्य तो मौर्य राज्य सिकुड़ गया था, यानी कि मगध साम्राज्य जो है सिकुड़ गया और कनिष्क साम्राज्य उत्पन्न होता है उत्तर पश्चिम में। लेकिन यहाँ पर ट्रेड ट्रेड के बारे में बहुत ज्यादा आपको अच्छा मिलता है, आर्थिक उन्नति देखने को मिलती है, सांस्कृतिक देखने को मिलती है और बहुत सारी आप प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिंक होता है बाकी दुनिया से भारत का और भी ज्यादा। और सिल्क रूट की भी इसमें बहुत बड़ी जो था, सिल्क रूट एक ऐसा रूट था जो चाइना से शुरू होता था और व्यापार करता था यूरोप में। ये सिल्क रूट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि चाइना में इन्वेंशन हो चुका था सिल्क लगभग 7,000 साल पहले, लेकिन इन लोगों ने उसको छुपाया हुआ था। और ये जो ट्रेड करते थे ये यूरोप में ट्रेड करते थे और जिस रूट से ये निकलते थे उसको सिल्क रूट कहा जाता था। इस सिल्क रूट से बहुत भारी रूप से व्यापार होना शुरू हुआ और ये व्यापार इस तरीके से आप देखते हैं, ये व्यापार इतना भारी हुआ कि यहाँ पर जो रोम और चाइना, यानी कि एशिया और यूरोप के बीच में जो व्यापार था वो उसका भूमि पर, भूमि के द्वारा जो व्यापार था वो सिल्क रूट से ही होता था और ये बहुत ज्यादा होता था। और इसमें एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत में जैसे इस सिल्क रूट पर कब्जा राज्य स्थापित हुआ कुषाणों का, तो इसका भारत से जो उत्तरा पथ है और दक्षिणा पथ है जो कि मथुरा में मिलते हैं, ये सिल्क रूट जाकर अफगानिस्तान में भारत से भी मिलना शुरू हो गया और कुषाणों ने इसको बढ़ाने में और भी ज्यादा मदद की या और भी ज्यादा प्रोत्साहित किया। इस सिल्क रूट के द्वारा व्यापार ही नहीं, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहे थे इस एरिया में। और इस एरिया में सिल्क रूट पर जो भी राज्य अपना कंट्रोल चाहता था
या जो भी करता था इस पर कंट्रोल, वही इस रूट पर टैक्स सबसे ज्यादा वसूलता था और इस पूरे व्यापार को फायदा लेता था। और भारत को भी इस सिल्क रूट का बहुत फायदा मिला। अब देखिए, ये है आपका ये मौर्य साम्राज्य है, और ये आपके डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्य साम्राज्य यानी कि आफ्टर मौर्याज। तो ये क्या है, कुषाण। ये आप ये देखिए यहाँ पर, ये जो है ये एरिया, ये कुषाणों का एरिया है जो मथुरा तक। और ये जो एरिया है ये शक है, ये वेस्टर्न क्षत्रप है, ये वेस्टर्न क्षत्रप हुआ, पश्चिमी क्षत्रप। और ये सातवाहन एरिया है। गौतमीपुत्र शतकर्णी इसके बहुत प्रमुख राजा रहे, सातवाहन। और ये चेर है जो आधुनिक केरल है, और चोल और पांड्य जो आधुनिक तमिलनाडु है। इस एरिया को आप, ये तो पहले से अशोक के समय से भी स्वतंत्र थे, लेकिन संगम युग को भी आप यहाँ पर देखेंगे। संगम युग में इन तीनों राज्यों का जिक्र है। संगम युग उसको कहते हैं जहां पर जो कवि थे उन्होंने एक सम्मेलन किया था, हमने कल पढ़ा था, सम्मेलन किया था संगम। और उनके संगम को उन्होंने इसमें इन तीनों राजाओं के बारे में और यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और इसको काव्य रूप में लिखा गया है। और यहाँ पर इसको कहते हैं संगम साहित्य या संगम युग। आइए फिर इसमें हम देखते हैं ये जो आपका है अब इसमें आप देखें कि आपने एक लाइन देखी, ये लाइन आपकी थी क्या, सॉरी, ये आप ये लाइन देखिए, ये आपकी लाइन है। तो आपने देखा मौर्य साम्राज्य, अगर हम मौर्य को आधार मान ले, मौर्य साम्राज्य, और ये मौर्य साम्राज्य है 325 के आसपास बीसी, ये बीसी, और ये हमने 0 मान लिया, इधर बीसी और इधर एडी। और ये यहाँ पर है गुप्त साम्राज्य, गुप्त, और ये लगभग 320 एडी। तो इसके बीच का जो इसके बीच का जो समय है, इसको हम कहेंगे जो मौर्य साम्राज्य है। और ये मौर्य साम्राज्य कहाँ तक है, मौर्य साम्राज्य है 185 बीसी तक, 185 बीसी। यानी कि अगर आप इसको देखें तो ये इसको हम यहां पर देखते हैं 185 बीसी। और इस टाइम पीरियड को, ये वो टाइम 500 वर्ष का एरिया है, लगभग 500 इयर्स, ये 500 वर्ष का है, जिसको मौर्योत्तर कहते हैं। इसको कहते हैं मौर्योत्तर, यानी कि आफ्टर मौर्य, पोस्ट मौर्य, मौर्योत्तर, ये मौर्योत्तर काल है। और इस काल में आप देखें, क्या देखते हैं, इस काल में आप देखते हैं कि आप कितनी डायनेस्टी बनती है, यहाँ पर जो आक्रमण होते हैं ये है यहाँ पर। अगर हम देखें उत्तर पश्चिम में, तो यहाँ पर इंडो ग्रीक, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें कि इस मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर, अगर ये मौर्योत्तर काल है, तो मौर्योत्तर काल में आप 3 डायनेस्टी देखते, एक तो है इंडो ग्रीक, जो इंडो ग्रीक है, फिर है उसका आपका सीथियंस यानी कि शक, फिर है पहलव, और उसके बाद है कुषाण। और यहां पर शुंग कर्ण, और साउथ में अगर आप देखें तो सातवाहन, चोल, चेर और पांडे, चोल, चेर, पांडे, ये आप मौर्योत्तर काल में इनको देखते हैं, जो कि क्या थे, मौर्यों के साम्राज्य के विघटन के बाद जो पृष्ठभूमि सामने आई। और ये जो है इसमें सीरीज है, ये बिल्कुल इसी सीरीज में आए। और कुषाणों में सबसे जो फेमस था
वो था कनिष्क, और कुषाणों का साम्राज्य भारत को मध्य एशिया से लिंक करता है। और इसकी दो राजधानी थी, एक तो पुरुषपुर यानी कि पेशावर आज का जो पाकिस्तान में है, और दूसरी मथुरा जो कि भारत के उत्तर प्रदेश में है, राज्य में है। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये जो है क्या कहता है, ये चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 कहता है कि व्यापारी, राजा और तीर्थ। व्यापारी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो व्यापारी है, व्यापारी क्या है। देखिए, आप एक कोई चीज बनती है और वो क्षेत्र है कोई दिल्ली, सपोज करो दिल्ली में कोई चीज फेमस है और वो आपको मिलती है मुंबई में, तो वो कैसे जाती है? अपने से तो जाती नहीं, उसका व्यापार होता है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि जहां उसका निर्माण स्थल है और जहां उसका बाजार है, बाजार तक पहुंचाते हैं। निर्माण स्थल से बाजार तक कौन पहुंचाता है? व्यापारी, और वही उनको बेचते हैं। तो ये व्यापारी हुआ। राजा क्या करता है? राजा व्यापार को संरक्षण देता है, व्यापार को सुरक्षा देता है। सपोज करो कोई कारवां जा रहा है और उसमें श्रेणी ने सब बंदोबस्त कर लिया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, जिसकी व्यवस्था राजा कर सकता है जितनी अच्छी, उससे कोई नहीं कर सकता। अगर उसको लूट लिया कारवां को, तो उनका पूरा का पूरा व्यापार ठप पड़ जाएगा। तो ऐसे में व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए राजा क्या करता है? उसका व्यापार का संरक्षण करता है। तीर्थ यात्री, अब ये जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी सिर्फ आंतरिक यानी कि अंदरूनी भाग में ही व्यापार नहीं करते, ये इंटरनेशनल ट्रेड भी करते हैं, यानी कि अंतरदेशीय ट्रेड भी करते हैं, यानी कि बाहर भी जाते हैं विदेशियों के साथ भी। तो इन विदेशी व्यापारियों के साथ में या उनसे अलग तीर्थ यात्री भी आते थे। जो तीर्थ यात्री उसको बोलते हैं पिलग्रिम्स, उसको बोलते हैं जो धार्मिक श्रद्धा के लिए अपने देवता के दर्शन करने के लिए आए, उसको तीर्थ यात्री बोलते हैं। तो तीर्थ यात्री उन व्यापारियों के साथ तो आते ही थे, लेकिन अलग से भी आते थे। क्या करने? जैसे चाइना से जो तीर्थ यात्री आते हैं बौद्ध धर्म के ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक, जैसे फायान है ना, हीनियान, फायान, ह्वेनसांग, ये आपको दिखाई देंगे। तो हम इसमें शुरुआत करते हैं कि शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले एक बार इस पर नजर रखें, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। हमने देखा था अध्याय नंबर 8 में कि उत्तर काली पॉलिश वाले जो बर्तन होते हैं, मृदभांड होते हैं, वो हमें कहाँ पर मिलते हैं? अधिकतर नॉर्थ रीजन में मिलते हैं। और वे बनते कैसे थे? उनको बनाते कैसे थे? उनको अधिक पकाया जाता था, जिससे वो काले हो जाते थे और फिर उन पर काली पॉलिश कर देते थे, और वो काली पॉलिश ऐसे चमकती थी जैसे शीशे का बना हो। तो वो जो बर्तन थे वो केवल वही नहीं मिले जहां पर ये बनते थे, ये भारत के सभी भाग में मिलने शुरू हो गए। तो ये कैसे गए? व्यापार के द्वारा गए। अब सपोज करो अरिकामेडु के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। तो अरिकामेडु क्या था? अरिकामेडु में रोम के सिक्के, रोम की चीजें अरिकामेडु में मिलते हैं। तो वो कैसे मिलते हैं? कि वहां के जो व्यापारी थे वो व्यापार करने के लिए अरिकामेडु आए थे। तो व्यापारी ये सब कौन करता है? ये व्यापारी इन्हें अलग अलग लेकर जाता है। तो इन्हें कौन लेकर जाता है? व्यापारी। और अलग अलग लेकर क्यों जाता है? क्योंकि वो बेचकर धन कमाता है। दक्षिण भारत क्यों प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत से सोना, मसाले और काली मिर्च, मसालों में भी काली मिर्च, काली मिर्च का बहुत मांग थी रोम साम्राज्य में। इसको तो गोल्ड, जो ब्लैक गोल्ड भी कहा जाने लगा था, क्योंकि ये क्या करता था? ये इसके थ्रू बहुत गोल्ड भारत में आता था, काली मिर्च के थ्रू। और काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जो दक्षिण भारत है वहां से क्या क्या जा रहा है? सोना, मसाले, और उसमें भी काले मिर्च और कीमती पत्थर। काले मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना कहा जाने लगा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि काला सोना रोम में किसको कहा जाता था? वो था ब्लैक पेपर यानी कि काले मिर्च। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। अब ये देखिए, सड़कों के रास्ते यानी कि सिल्क रूट बनता है, और समुद्री रास्ते यानी कि जो बंदरगाह है उसके द्वारा, बड़ी बड़ी नावों के द्वारा ये लोग जाते थे। कहाँ पर? रोम में। और उस समय था क्या, इनका रूट क्या होता था? इनका रूट होता था अ, इनका रूट है इनका रूट है ये। अगर आप सपोज करो यहां से ये इस रूट को देखें, अगर ये भारत है और भारत से यहाँ से ये जहाज जाएंगे, तो ये इसका जो
ये एरिया है ये लाल सागर से होता हुआ, ये फारस की खाड़ी से होता हुआ, और यहाँ लैंड रूट से, और फिर भूमध्य सागर में। और एक सिल्क रूट है, सिल्क रूट से कनेक्शन है, लेकिन साउथ इंडिया से जो जाता था वो यहाँ से गया और लाल सागर में गया, और लाल सागर से फिर ये मिस्र में, और फिर भूमध्य सागर, और फिर रोम यानी कि यूरोप में वो चला गया। तो बहुत जोखिम था। देखिए आज तो बहुत आधुनिक तकनीक है, लेकिन उस समय कैसे बहुत हल्के जहाज रहते होंगे और बहुत ही ज्यादा रिस्क होता था। तो इस वजह से रेट भी बहुत हाई होते थे, इतना रिस्क लेकर आते थे। तो इस वजह से हम देखते हैं क्या कि ये जो है व्यापारी क्या करते थे, व्यापार करते थे भारत और रोम के बीच में। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के, सोने के सिक्के मिले हैं, इससे अंदाजा लगाते हैं उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो भारत का रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार था। किन दिनों? ये मौर्योत्तर काल की बात है। मौर्योत्तर काल में रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार था। और मौर्य जब रोम खत्म हो जाता है तो उसके बेंजेंटाइन जो साम्राज्य बनता है उसके साथ व्यापार शुरू हो जाता है भारत का। तो भारत का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए बहुत ज्यादा उन्नति हो रही थी। सेकंड हम देखें तो फिर क्या है, फिर आपको पता चलता है। अच्छा, एक कविता है संगम युग में, जो कविता है संगम कविताओं में, इसमें पता चलता है किस चीज का। एक बार पढ़ते हैं कि क्या सामान आयात होता था और क्या निर्यात होता था, और कौन से पत्तन से होता था। तो आप एक देखिए, व्यापार के प्रमाण में संगम का मिलते हैं नीचे की कविता में। पूर्वी समुद्र तट पर फुहार पत्तन। अब ये पूर्वी समुद्र तट पर फुहार पत्तन है, इसको हम अभी मैप में देखेंगे। इसमें फुहार पत्तन पूछा जा सकता है कहाँ पर है। पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े। भाई लाए क्या गए? घोड़े, यानी कि इनका तो हुआ आयात, घोड़ों का हुआ आयात। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठड़िया, काली मिर्च, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण पहाड़ियों में चंदन की लकड़ियां, और सागर, दक्षिण सागर के मोती, और पूर्व सागर के मूंगे, कोरल। ये आज भी आप पाक स्टेट में देखते हैं बहुत सारा कोरल है, और उस समय भी ये कोरल थे, मूंगे। और गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती जो आयात होते थे। घोड़े आयात होते थे म्यांमार से, जो श्रीलंका से खाद्यान्न आयात होता था, और म्यांमार से मिट्टी के बर्तन आयात होते थे। लेकिन निर्यात क्या होता था? काली मिर्च, रत्न, सोने, मूंगा, है ना, मोती, और जितनी बहुमूल्य चीजें थी वो निर्यात किए जाते थे। और गंगा और कावेरी के जो मैदानों में फसलें होती थी उनका भी निर्यात होता था। तो अब हम देखें, अगर हम मैप में देखें तो एक बार हम वुहान को देखें, जो आपका ये देखें फुहार, फुहार जो है ये रहा फुहार। पुहार बंदरगाह, इस पुहार बंदरगाह के बारे में गई, और ये चोल साम्राज्य में पड़ता था। और ये यहीं पर अरिकामेडु है, ये रहा अरिकामेडु जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। और ये महाबलीपुरम है, और ये कांचीपुरम है। और इस यहाँ पर इसको पुहार को कावेरी पत्तनम भी कहा जाता था। कावेरी पत्तनम यानी कि कावेरी नदी के मुखाने पर स्थित पत्तन बंदरगाह, यानी कि कावेरी पत्तनम। तो कावेरी पत्तनम और अरिकामेडु और पुहार और महाबलीपुरम, ये पोर्ट आपको दिखाई देते हैं। ये चेरों का भाग, ये चेर हैं, ये पांडे हैं, और इनकी राजधानी मदुरई। और यहीं पर संगम, जो संगम सम्मेलन हुआ था मदुरई में हुआ है। और ये है चोल, ठीक, और ये है पल्लव, ठीक। ये पल्लव बाद में। ये जो आपको पूरा का पूरा मैप दिखाई दे रहा है ये साउथ इंडिया के हिसाब में। अगर आप और भी ठीक से देखना चाहें तो यहाँ पर देखें, क्या इसमें बताया गया है कि जो एरिया है ये रहा साउथ इंडिया में संगम पीरियड में चोल, संगम पीरियड में जो है आप देखेंगे संगम पीरियड में ये रहा चोल, ये रहा चेर, और ये पांडे। तो चोल, चेर, पांडे, ये तीन आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इसमें क्या बताया गया है। आगे इसमें कहा गया है, ये पढ़ने के बाद व्यापारियों
ने कई समुद्री रास्ते खोजे, और ऐसा ही नहीं कि समुद्री रास्ते सिर्फ वास्को डी गामा ने खोजे थे, उससे पहले समुद्री रास्ते भी खोजे जाते थे। इवन जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पत्तन है, उनमें अलग अलग उनका महत्व है। और इसमें मैं आपको एक बात और बताऊं, जो अरब सागर में मानसूनी हवाएं चलती हैं, ट्रेड विंड्स चलते हैं, ये देखिए अगर मैं मैप के थ्रू आपको बताना चाहूँ तो इसमें, इसी मैप में देखते हैं, तो ये जो ट्रेड विंड्स चलती हैं, ये जो ट्रेड विंड्स चलती हैं ये इस तरीके से चलती है, वो दक्षिण पश्चिम की ओर और साउथ वेस्ट, और ये इनको ट्रेड विंड भी कहते हैं। और ये भारतीय जो हिंद महासागर है इसमें चलती हैं, इसको मानसून भी कहा जाता है। तो मानसून के समय ये जैसे अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका में है, और यहाँ से जब मानसूनी हवाएं चलेंगी तो ये जहाजों को तब भारत की तरफ चलना शुरू कर देंगे। क्यों? इससे क्या होगा कि जो दक्षिण पश्चिम हवा है वे खुद ही जहाजों को आगे बढ़ाती रहती है, पुश करती रहती है, और जहाज बहुत कम शक्ति से और बहुत जल्दी माल लेकर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने ट्रेड रूट भी अपने बनाए, और ये भी बताया कि किस समय हमें वहां पर अपने जहाज ले जाने में फायदा होगा। और इस तरीके से इन्होंने, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर, कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उस महाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते हैं जो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते हैं। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया गया। ठीक, अब समुद्र तट से लगे राज्य। अभी समुद्र तट से लगे राज्य हमने आपको बताए, क्या बताया कि कौन से समुद्र तट से लगे थे। अब हमने इसमें देखा व्यापारी, व्यापार कैसे होता था। अब हम देखेंगे कि समुद्र तट से कौन से राज्य थे। ठीक, महाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। दक्षिण में जो है सबसे उपजाऊ वो है कावेरी का मैदान। अब कावेरी के जो मैदान है उसमें बहुत उपजाऊ है, और मैदानी इलाके और तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति, जब तटीय व्यापार बढ़ना शुरू हो गया, इंटरनेशनल व्यापार बढ़ना शुरू हो गया, तो पत्तनों का, बंदरगाहों का तो महत्व बढ़ गया, और वहां से टैक्सेस या उपहार आने लगे, तो राजाओं की तरक्की बढ़ने लगी। और जो आपका आंतरिक एरिया था वो कावेरी का उपजाऊ एरिया, वहां पर फसल होने लगी, तो वहां से भी बहुत सारे उपहार के रूप में आने लगा, और जिससे राज्य बड़े फलीभूत हो गए, और ऐसे 3 राज्य बने, चोल, चेर और पांड्य। तो इनको तीनों को कहते हैं मूवेंदार। तमिल भाषा में इसको कहते हैं मूवेंदार। मैं इसको इंपॉर्टेंट कहूंगा, ये कभी भी आ सकता है कि मूवेंदार किसके लिए प्रयोग किया गया है। मूवेंदार प्रयोग किया गया है चोल, चेर और पांड्य तीनों सरदारों के लिए, तीनों मुखियाओं के लिए। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया गया है, और ये है चोल, चेर और पांड्य। कौन है? चोल, चेर और पांड्य। अभी आप देखें, ये चित्र देखें, ये चोल, चेर और पांड्य का ही चित्र है ये। इसमें आप देखें कि ये समुद्र तटीय क्षेत्र है, और इनको जो 3 मुखिया हैं ये, ठीक, और इन 3 मुखियाओं को ही क्या कहा गया है? चोल, चेर और पांड्य जो है कहाँ गया? मूवेंदार, हाँ, इनको मूवेंदार कहा गया। ये हो गया, हाँ। ये करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत के काफी शक्तिशाली माने जाते थे, यानी कि 2300 वर्ष पहले, 2300 वर्ष पहले यानी कि 300 एडी के आसपास, यानी कि अशोक के समय, यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो नीचे वाला पोर्शन आपने देखा है खाली है, उस पर मौर्यों का साम्राज्य नहीं था। मौर्यों का चोल, चेर और पांड्य पड़ोसी राज्य होते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2 सत्ता केंद्र थे, इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंधेरा में। ये क्या करते थे इनका, देखिए ये करते ये थे कि अगर सपोज करो ये इंडिया का मैप है, तो एक तो ये अपनी राजधानी रखते थे कहाँ पर? तटवे पे, और एक रखते थे अंदरूनी भाग में। तो इनकी हमेशा 2 राजधानी होती थी, और इन 2 राजधानियों में सबसे पहले हम देखते हैं, और इस प्रकार इनके 6 केंद्र हो गए, 6 केंद्र हो गए, 2-2 सबके। तो इसमें चोलों का पत्तन तो पुहार या कावेरीपत्तनम, इसको ही कावेरीपत्तनम कहते हैं और पुहार कहते हैं। और दूसरा पांडव की राजधानी मदुरै, मदुरै में ही संगम साहित्य जो हुआ था, सम्मेलन वो हुआ था मदुरै में।
ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय, और ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज है, आप देखते हैं इसी समय में जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं वहां पर तो कर लेना अनिवार्य हो गया था, कर के रूप में लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर कर के अभी भी कर के बजाय उपहार लिया जा रहा है। उपहार की मांग करते थे, कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। तो इनके आय का स्रोत क्या था, एक तो था उपहार, और दूसरा था ये आक्रमण से जो शुल्क वसूल करते थे, शुल्क वसूलना किससे, जीते गए प्रदेशों से। और ये क्या करते थे, फिर इनका यूज क्या करते थे, इनको सबको आपस में बांट देते थे, किसमें, रिश्तेदारों में, सिपाहियों में और कवियों में। इन कवियों में ये संगम साहित्य के जो कवि हैं, जो इन्होंने ये कविताएं लिखी हैं, उनमें भी ये इसको बांट दिया करते थे। और उसके बाद ये क्या बांटते थे, जवाहरात बांटते थे, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े भी इनको दिए जाते थे, और ये इनकी प्रशंसा में कविताएं लिखते थे। फिर इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में सातवाहन, अभी अभी मैं आपको बताया था, हमने अभी मैप देखा था, और इस मैप में हमने देखा था कि यहाँ पर ये सातवाहन, ये वाला एरिया जो है, ये रेड वाला एरिया, ये सातवाहन, यहाँ पर दक्कन में, अगर कहें दक्कन भारत में सातवाहन का आप राज्य स्थापित देखते हैं। और यहाँ था सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था गौतमीपुत्र शतकर्णी। और गौतमीपुत्र शतकर्णी, गौतमी उसकी माता का नाम, गौतमी बालाश्री, और वो इनके बारे में कहाँ से पता चलता है, अभिलेखों से पता चलता है। तो पोस्ट मौर्य में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे सबसे ज्यादा, अगर हम देखें तो पोस्ट मौर्य में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं वो बनते हैं कौन से, कुषाण, शक, सातवाहन, चोल, चेर, पांड्य, और ये है रेस्ट जो मगध जो अवशेष बचे थे उनका। यहाँ पर कर्ण वंश चलता रहता है। और फिर हम देखेंगे रेशम मार्ग की कहानी। अब ये देखिए, नहीं सॉरी, सातवाहन के बारे में पता है। सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था गौतमीपुत्र शतकर्णी। अब ये गौतमीपुत्र शतकर्णी जो था, ये गौतमीपुत्र शतकर्णी जो था, ये इसकी माता थी गौतमी, गौतमी बलश्री, ये माता के नाम पता है, इसका नाम था श्री शतकर्णी, लेकिन इसके अपनी माता के नाम से पुकारे जाते थे। और ये सातवाहनों में सबसे बड़ा था। और सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ स्वामी कहा जाता था। इनको कहा गया था दक्षिणापथ स्वामी, ये भी पूछा जा सकता है। दक्षिणापथ, दक्षिण की ओर जो रास्ते जाते थे, दक्कन से होकर जो जाते हैं, दक्षिणापथ था। और जो यहाँ पर शासक करते थे वे होते थे दक्षिणापथ स्वामी। दक्षिणापथ स्वामी का अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री शतकर्णी ने पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी, और इसने क्या है, अब पूरा पश्चिम, और ये सब बातें कहाँ से पता चलती है, अभिलेखों से। और अभिलेख किसके हैं, गौतमी बलश्री, इनकी जो माता थी। अब है दूसरी बात आती है सिल्क रूट की। अब ये सिल्क रूट क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये सिल्क रूट है क्या। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो उस टाइम पर आप देखते हैं ये कुषाण का एम्पायर है, ये कुषाण एम्पायर है। और इस कुषाण एम्पायर को आप देखें कि ये भारत के उत्तर पश्चिम में, यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर, और ये आपको कहाँ तक मिलता है, ये आपको मिलता है मध्य एशिया तक और उज्बेकिस्तान तक। ये इतना बड़ा विशाल एरिया, उत्तर पश्चिम का एरिया, और यहीं से एक रूट निकल कर जाता है, और इसको बोलते हैं सिल्क रूट, जो चीन से यूरोप तक जाता है। और एशिया से यूरोप का जो व्यापार होता है वो इसी रूट के द्वारा होता है, और ये मेन रूट होता है। और इसको आज भी चाइना, अगर आप करंट पढ़ रहे हैं तो करंट पे देख, आज भी चाइना वन रूट वन बेल्ट जो उसकी शुरुआत है उसने कर दी है अपने ट्रेडिशनल सिल्क रूट के आधार पर। तो इसमें ये कनिष्क कुषाण एम्पायर है, और कुषाणों में भी सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली राजा हुआ वो था कनिष्क। और हमने ये देखा कि कनिष्क के जो ये थे पार्थियन थे एम्पायर, और ये आपका इंडो पार्थियन थे, और ये वेस्टर्न क्षत्रप है, शक है यानी कि, और यहाँ पर जो है आपका वो चलता है पाटलिपुत्र वाला, और नीचे आपके सातवाहन, चोल, चेर, पांड्य। तो ये एरिया, ये देखिए, भारत को जो मध्य एशिया से जोड़ा जाता है वो कुषाणों के समय ही जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट है, हम इसके बारे में जो पढ़ रहे हैं, रेशम मार्ग की कहानी। अब इसकी रेशम मार्ग की कहानी क्या है एक बार देख ले। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़ा अधिकांश
समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़े तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया थी, और ये प्रक्रिया क्या थी, ये रेशम के कीड़े से कोक से कच्चा रेशम निकाला जाता था और उसको उसकी कताई करके और उसे कपड़ा बुना जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, और लगभग 7,000 साल पहले। ये देखना, जो ये तकनीक थी ये चीन में हुई थी, और ये लगभग 7,000 साल पहले की बात है। लेकिन इस तकनीक को इन्होंने सीक्रेट रखा था, सुपर सीक्रेट रखा था इन्होंने, और बहुत बाद में पता चला कि ये जो सिल्क बनता है कैसे बनता है। और फिर तो भारत भी सिल्क में बहुत ज्यादा उपलब्धि भारत ने भी प्राप्त कर ली, और भारतीयों ने सीख लिया था सिल्क बनाना, और चीन का एकाधिकार समाप्त हो गया था उसमें। पर चीन में पैदल, घोड़, ऊंटों से कुछ लोग दूर दूर की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह कहलाता था सिल्क रूट, यानी कि रेशम मार्ग। ठीक, वो रेशम मार्ग कहलाने लगा। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन चल गया। यानी कि अगर कोई अभिजात्य वर्ग जब उसको पहनने लगे तो वो फैशन ही बन जाता है। तो जब वे राजाओं को उपहार देंगे, चीनी बड़े शातिर ट्रेडर्स थे, उन्होंने किसी को टेक्नोलॉजी नहीं दी, और क्या करते थे, उस देश में उस कपड़े का फैशन रूप में बनाने के लिए राजाओं को उपहार देते थे, और राजा पहनते थे, बहुत अच्छा सुंदर होता था, अच्छा लगता था, चमकीला। तो और शान शौकत का वो एक सिंबल बन गया, और इस वजह से अब वो बहुत महंगा बिकने लगा। धनी लोगों में भी रेशमी कपड़ा एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम रास्ते तो है ही, साथ में इतने लंबे रूट पर जो अटैकर्स होते थे, जो लुटेरे होते थे, वो भी तो होते थे, उनसे भी तो सुरक्षा चाहिए थी। तो उनसे सुरक्षा भी चाहिए थे, क्योंकि चीन ने इसे लाने में दुर्गम रास्ते, रेगिस्तान से होकर जाना, और यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी लेते थे। और भाई ये कहते थे कि भाई अगर इधर से सुरक्षित निकलना है तो यहाँ का टोल टैक्स भी देकर चलो, हमारे एरिया से आप रास्ता निकल रहे हो और बहुत पैसा कमाते हो, तो अब क्या करो, हमें भी टोल टैक्स दो। अब सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को इसमें मैप में दिखाया गया है। हम एक बार देख लेते हैं इस मैप को। इस मैप में हम देखे हैं कि ये चाइना से, ये जो रेड है ये सिल्क रूट है, और इसमें हम देखते हैं क्या, कि जो सिल्क रूट है ये रेड वाला, ये पूरा सिल्क रूट है और इसके ब्रांचेस हैं, और ये हमारा भारत है। तो भारत में जो ये है तक्षशिला, ये तक्षशिला पेशावर, ये पेशावर है, और ये कपिसा, बगराम, और ये हिंदू कुश पर्वत है, और ये है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से भारत का लिंक होता था किसका, उत्तरापथ से। ये मथुरा वाला उत्तरापथ, ये वाला, ये रास्ता, ये वाला रास्ता। अगर हम देखें तो ये जो रेड वाला एरिया है, ये वाला एरिया हमारा उत्तरापथ था, और ये मथुरा में जाकर ये जो आगे जाता था, और ये आगे जाकर मथुरा में मिलता था, और ये दक्षिणापथ था, और ये भड़ोच से मिलता था। ठीक, और इस तरीके से ये सब के सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, और किससे कनेक्टेड थे, पतनों से भी कनेक्टेड थे। और दूसरा फिर ये तो हो गया भूमि वाला एरिया, ये भारत से जो लिंक है, और फिर समुद्र के रास्ते भी ये जाते थे, और ये जो गल्फ है यहाँ से फिर सिल्क रूट पे मिला, और इस तरीके से ये भूमध्य सागर, और ये पहुंचा एथेंस यूरोप में। और फिर यहाँ से भी जाते थे, जैसे यहाँ से गए और ये लाल सागर में पहुंचे, और लाल सागर से उस टाइम स्वेज कैनाल तो थी नहीं, तो फिर लैंड रूट लेना पड़ता था, और फिर अलेक्जेंड्रिया से होते हुए और ये जाते थे फिर इटली, रोम। ये रूट था उस समय जो भारत का इंटरनेशनल ट्रेड चलता था। ये जमीन का रूट है और ये समुद्र का रूट है। तो ये जो रूट है भारत भी, ये जो मेन रूट है सिल्क रूट, इससे भारत का कनेक्शन था। तो लैंड रूट से तो ये यहीं से कनेक्टेड था, लेकिन समुद्री रूप से ये लाल सागर और फारस की खाड़ी से होता हुआ यूरोप से व्यापार करता था, रोम से व्यापार करता था। नेक्स्ट हम देखें इन्होंने क्या कहा सिल्क रूट के बारे में। अब सिल्क रूट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या कहा इन्होंने कहा कि इसमें सिल्क रूट तथा इसकी शाखा को दिखाया। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों ने उन्हें कर
उन्हें क्या देना शुरू कर दिया, कर देना शुरू कर दिया। शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ होता था। इसके बदले शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरने के वक्त सुरक्षा देते थे। ठीक है, आक्रमणकारियों से सुरक्षा देते। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। इन्होंने 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इसका शासन था, और इसकी पेशावर और मथुरा इसकी दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। अब इसमें जो ये बताया गया है कि जो कनिष्क ने क्या किया था, कनिष्क ने ये किया था कि यहाँ से जो रूट जा रहा है ये एक तक्षशिला से, ये तक्षशिला से रूट जो जा रहा है इसका इन्होंने डेवलप कर दिया, और सिंधु नदी के किनारे किनारे गया, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसका निर्माण किया, अरब सागर से इसको जोड़ दिया। अब आप देखिए जो पाकिस्तान के सीपैक परियोजना है वो भी आपको लगभग यही दिखाई देगी कि वो क्या कर रहे हैं, वो इसी तरीके से पाकिस्तान में सीपैक की जो वन रूट वन बेल्ट उनकी सिल्क रूट्स के आधार पर जो परियोजना है उसके आधार पर ये सीपैक का उन्होंने निर्माण किया है, जिससे वे अरब सागर से जोड़ ले। यानी कि चाइना को किस तरीके से वो कैसे जोड़ना है, जैसे प्राचीन समय में चाइना जुड़ा हुआ था वो ऐसे ही जोड़ना चाहते हैं आज भी। तो ये हमने देखा। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे पहले थे कुषाण, और कुषाणों में था कनिष्क, और इन्होंने क्या किया था, मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी, एक ऐसी रोड बना दी थी। और फिर यहाँ के जहाज द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे, कुषाण। ये इंपॉर्टेंट है कि सोने के सिक्के, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे, कुषाण। ये इंपॉर्टेंट है। सिल्क, ये आया हुआ है यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका प्रयोग करते थे, और जो इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए उसका प्रयोग कौन करते थे, सिल्क रूट पर आने वाले व्यापारी। तो इन्होंने सिल्क रूट पर नियंत्रण रखा, उनसे शुल्क लिया, कर लिया, उन्हें पूरी सहूलियत दी और उन्हें सुरक्षा प्रदान की, और नियंत्रण से बहुत लाभ कमाया, और भारत का भी व्यापार इसमें बहुत फला फूला। तो अब आते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। ये था सिल्क रूट, व्यापार हुआ हमारा, व्यापार के बाद तटीय किनारे हुए, और अब फिर सिल्क रूट देखा आपने, रेशम मार्ग, और अब देखेंगे आप बौद्ध धर्म का प्रसार। उस समय बौद्ध धर्म का क्या हिसाब था। तो आपने एक बात देखी होगी कि हम ने पहले इसका जिक्र भी किया था क्या, कि जो चौथी बौद्ध संगति थी, जो फोर्थ बौद्ध संगति थी, उसमें जो बौद्ध धर्म था दो स्थानों में बट गया। एक तो था महायान, और इस समय ये जो चौथी थी ये कनिष्क के समय हुई, जो कुषाण थे कनिष्क, और कुषाणों ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, और ये हुई थी कुंडमकुलम श्रीनगर सॉरी, ये हुई थी कश्मीर में, ये कश्मीर में ये चौथी संगति हुई, और इसे दो भागों में बांट दिया, महायान और हीनयान। मैंने जब आपको बताया था पहले महायान और हीनयान में क्या अंतर है, ये बुद्ध को देवता नहीं मानते, ये बुद्ध को मार्गदर्शक मानते हैं, मार्गदर्शक। और ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं भगवान, देवता। और इससे यहाँ पर क्या हुआ, बोधिसत्व की कल्पना हुई, और इन्होंने संस्कृत को बढ़ावा दिया, संस्कृत, और इसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। और जबकि यहाँ पर क्या हुआ, ये मार्गदर्शक थे, और जो इनके त्रिपिटक उसको ही आधार माना गया, और अष्टांगिक मार्गों के द्वारा ही कैवल्य या मोक्ष, अष्टांगिक, और ये यहाँ पर परमिता के द्वारा, ये परमिता यानी कि दया, करुणा और अच्छाई भलाई, इन सब के लिए द्वारा मोक्ष प्राप्त करेंगे। और बोधिस्ट तो उसमें आपको खुद को तो मोक्ष देंगे ही, और साथ में दूसरों को भी मोक्ष प्रदान करेंगे। तो आपने ये देखा, तो ये महायान है, इसी को कुषाणों ने इसी को संरक्षण दिया,
और इसी को फैलाया। अब आपने देखा था मौर्य साम्राज्य में जो अशोक थे, अशोक ने उसको उत्तर पश्चिम में फैलाया था बौद्ध धर्म को, और यानी कि बौद्ध धर्म को। और फिर जो कनिष्क के समय सबसे ज्यादा जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ वो चीन, जापान, म्यांमार, जो इंडो चाइना एरिया है, वहां तक बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किसने किया? कनिष्क ने। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। इसने 1900 साल पहले शासन किया था, और यह बौद्ध परिषद का इसने गठन किया था, और इसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार, ये इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? बुद्ध चरित्र लिखी थी अश्वघोष ने, और अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था। अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अब वो क्या करते थे? पहले वो किस में लिखते थे? पाली भाषा में लिखते थे। प्राकृत में ब्राह्मी, प्राकृत और पाली का प्रयोग था, और अब वो संस्कृत का प्रयोग करने लगे। और अश्वघोष उसके दरबार में था, और बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने की। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर आगे लिखता है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। महायान धारा का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहली, अब बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। अब बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। आपने सुना होगा बामियान में, जो अफगानिस्तान में जगह है, बामियान में जो बुद्ध की मूर्तियां हैं जिनको तालिबान ने 96 में तोड़ दिया था, वो भी कनिष्क के द्वारा बनाई गई थी, और वो महायान धर्म से संबंधित थी। यानी कि अफगानिस्तान में महायान धर्म से संबंधित बौद्धों का निवास था। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से की जाती थी। और कैसे था? पहले हीनयान में क्या किया जाता था? जो पुराना बौद्ध था उसमें क्या कहा जाता था? संकेत। जैसे पीपल का वृक्ष बना दिया। पीपल के वृक्ष से यानी कि उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ था वो उसका सिंबल हो गया। घोड़ा उनके घर से बाहर, घर त्याग का सिंबल हो गया। इस तरीके से वो सिंबॉलिक रूप से बुद्ध की जो थे मूर्तियां बनाते थे। अब क्या होने लगा? अब सीधे सीधे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? अब सीधे सीधे मूर्तियां ही बनानी शुरू कर दी बुद्ध की। और मूर्ति भी दो शैली में बनी, एक तो मथुरा शैली में, और एक जो है गंधार शैली में। जो गंधार में बनाई गई मूर्तियां हैं, गंधार यानी कि जो अफगानिस्तान में है, और दूसरा जो मथुरा में बनी गई शैली है, उनमें भी आपको अंतर दिखाई देगा। अब जैसे ये चित्र है, आप इस चित्र को देखो। ये जो चित्र है ये है सांची के स्तूप पर बना हुआ। इस चित्र को आप देखो तो ये सांची के स्तूप पर बना हुआ है। एक पीपल का पेड़ है, और उसमें एक आसन बिछाया गया है। ये एक जो है जगह है, आसन है, और इसके चारों ओर शिष्य हैं, लोग बैठे हैं, और यहाँ पर बुद्ध नहीं है। तो ये सिंबॉलिक है कि क्या है? कि बुद्ध यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति का संकेत है, कि पीपल के वृक्ष के नीचे जो आसन है वहां पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो एक ज्ञान प्राप्ति का संकेत हुआ। लेकिन इसमें कहीं भी बुद्ध की आपको मूर्ति नहीं दिखाई देगी। लेकिन दूसरा, और आप इसमें देखेंगे इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा जो थी वो थी महायान। इसकी मुख्य विशेषता थी क्या? पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। जैसे इनका निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। निर्वाण प्राप्ति यानी कि उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति थी। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो एक तो अंतर ये आ गया कि पहले जहां संकेतों में बात चलती थी, अब मूर्तियों से बात चलने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनाई गई। तो मथुरा और तक्षशिला। दूसरा परिवर्तन क्या था? बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। दूसरा परिवर्तन था बोधिसत्व। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सके, और लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षाएं देते हैं। वो क्या करते हैं? लोगों को शिक्षाएं देते हैं, और लोग क्या करते हैं? उन शिक्षाओं से फिर वो समझने लगते हैं बौद्ध धर्म को। तो इसमें जो बताया है वो ये है, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझ लेंगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई, और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, जापान तक ये फैल गया। तो ये कुषाणों ने किया। अशोक ने कहा किया था? उत्तर पश्चिम में। इन्होंने किया कहां पर? इंडो चाइना में। और इन्होंने किया चाइना, जापान, कोरिया,
और मध्य एशिया। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं बनाने लगी। अब क्या होने लगा, पहाड़ों को काट कर उसके अंदर गुफाएं बनाने लगे। ठीक, वो बौद्धों, उसको कौन करते थे, व्यापारी भी करते थे, और उसको जो उनमें आस्था रखते थे और व्यापारी भी करते थे, और चैत्य और विहार उसमें बनने लगे। अब ये इससे क्या हुआ जो आपके शैल गुफाएं थी उनका उद्भव होना शुरू हो गया। अब ये देखो दो मूर्तियां हैं, एक है मथुरा शैली की एक है मथुरा में, एक है गंधार में। अब दोनों में आप, दोनों बुद्ध की मूर्तियां हैं और दोनों में आप अंतर देखो, सॉरी, अब दोनों बुद्ध की मूर्तियां हैं, दोनों में अंतर देखो। क्या अंतर है, ये इसमें आप देखेंगे कि पीछे एक चक्र है, ये चक्र, ये व्हील है, और ये जो ये व्हील है ये आपको इसमें नहीं दिखाई देगा। एक तो अंतर ये हुआ, ये है मथुरा शैली, मथुरा शैली की मूर्ति, और ये है आपका यानी कि मथुरा स्टाइल की, और ये है गंधार, ये है गंधार, गंधार शैली। अब आप ये इसमें अंतर आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, गंधार शैली और मथुरा शैली में क्या अंतर है। एक तो इसके पीछे आवरण है, सर के पीछे, यहाँ है नहीं है। आपने देखें ये चद्दर ओढ़े हैं, इनकी सलवटें भी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर है नहीं दिखाई है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो जो इनके मुखमंडल है, मुखमंडल पर इतना नहीं, इनके बलिष्ठता पर, अंगों पर ज्यादा ध्यान देगा, और यहाँ पर मुखमंडल पर कितना ध्यान दिया गया है कि मुखमंडल पर एक शांति का भाव और एक तपस्या का भाव आपको दिखाई देता है। तो ये जो अंतर है, ये गंधार शैली, ये मथुरा शैली और गंधार शैली में, ये आपको इन चित्रों को देखकर भी देख मतलब हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं, इनमें से कुछ गुफाएं राजा रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारी और कृषकों के द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों, पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई, यानी कि दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों, इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती। ऐसा कि यात्रा करने वाले पर इन गुफाओं को मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। तो ये साथ में मठ जो थे, ये क्या करते थे, ये व्यापारियों के लिए भी रुकने का ठिया हो जाता था, रुकने का स्थल हो जाता था, और ये चैत्य के बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी ठहरने का, यानी कि उनका रुकने का भी एक स्थल हो जाता था। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। तो बौद्ध धर्म का जो प्रसार था वो आपको उत्तर पश्चिम मध्य एशिया से लेकर और पूरा इंडो चाइना एरिया, चाइना, जापान, कोरिया और इंडो चाइना एरिया जितना सारा है, वो सब बौद्ध धर्म के प्रसार में आपको देखने को मिलता है। फिर आप देखेंगे, ये मूर्ति के बारे में हो गई बात। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि महायान धर्म का जो प्रसार होता है कनिष्क करता है और कुषाण करते हैं, और ये इसको चाइना और जापान, चाइना, जापान, कोरिया यहाँ पर ले जाता है। लेकिन साथ में आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो श्रीलंका है और इंडोनेशिया है और ये जो म्यांमार है, यहाँ पर थेरवादी जो हीनयान संप्रदाय या थेरवादी, हीनयान को ही थेरवादी भी बोलते हैं, ये थेरवादी जो बौद्ध धर्म था उसका प्रसार करते हैं, होता है यहाँ पर। तो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में देखने को मिला है। अब ये देखिए, ये कार्ले की गुफा है जो महाराष्ट्र में है। अधिकतर आपको जो गुफाएं मिलेंगी वो महाराष्ट्र में, चाहे अजंता की गुफाएं हो, चाहे कार्ले की गुफाएं हो, ये सब महाराष्ट्र में अधिकतर मिलती हैं। और चूंकि वहां पर व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र होता है, ठीक। अब ये गुफा है, ये गुफा को काटकर इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है, इसको पत्थर को काटकर इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये भी एक शिल्प का बहुत बड़ा आप विकसित रूप कह सकते हो कि एक पहाड़ को काटकर उसके अंदर एक ग्रह बनाना और उसमें ठीक, ये एक बहुत बड़ी उस टाइम की टेक्नोलॉजी का जीता जागता प्रमाण है। अब तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। अब तीर्थयात्री कौन होते हैं? तीर्थयात्री वे होते हैं जो अपने धर्म के, अपने देवता के दर्शन करने के लिए यात्रा करते हैं, उसको तीर्थयात्री, धर्म के आधार पर यात्रा करते हैं, उसको तीर्थयात्री कहते हैं। और इनमें अधिकतर बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म से जो आए हुए थे वही आए, और खासतौर से चीन से।
उनको बड़ी जिज्ञासा थी बौद्ध धर्म के बारे में जानने की, और वो भारत में उसके लिए आते थे। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी काफिले में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे, बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ निकल पड़ते थे। अब व्यापारी तो जा ही रहे हैं, साथ में उनके साथ कभी कभी तीर्थ यात्री भी आते थे। तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। ये तीर्थ यात्री के बारे में बताया है इन्होंने। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फायान फोशियन काफी प्रसिद्ध है। 1600 साल पहले ह्वेनसांग, 1400 साल पहले आया ह्वेनसांग, यानी कि फायान, फिर ह्वेनसांग, और करीब 50 साल बाद इत्सिंग आ गया इसके बाद। तो फायान आप देखते हैं, फायान कब आया था? गुप्तों के समय आया था, है ना। और ये ह्वेनसांग और फिर इत्सिंग, ये ह्वेनसांग हर्ष के टाइम आया था और ये इत्सिंग आया था। तो कि जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत ये आए थे। ये क्या करते थे? अपनी धार्मिक जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आए थे, बौद्ध धर्म के लिए। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा, और ये अपनी यात्रा का वृत्तांत भी लिखते थे कि ये इन्होंने क्या क्या वहां पर देखा और किस तरीके की वहां सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके बारे में भी ये लोग लिखते थे। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा। उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ठीक, वो आते थे, यहाँ से ज्ञान प्राप्त करते थे, और यहाँ से कुछ किताबें भी ले जाते थे, और साथ में वो क्या करते थे? यात्रा वृत्तांत भी लिखते थे। ठीक, उसी से पता चलता है, वही तो स्रोत है फिर आज हमारे उस समय के इतिहास को जानने के स्रोत, ये भी तो हैं यात्रा वृत्तांत। जो उस समय यात्री आए थे, विदेशी यात्री आए थे, उन्होंने जो बताया, उन किताबों को पढ़ने से पता चलता है अच्छा उस समय ये होता था। तो हमें पता चला कि उस समय ऐसी स्थिति थी। अब फायान चीन वापस कैसे लौटा? फायान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। अब ये कैसे गया आप ये देख लो, इसका रूट भी कभी कभी पूछ लेते हैं। इसने यात्रा बंगाल से शुरू की थी। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए अपने माल को फेंककर जहाज को अलग करने की कोशिश करने लगे। फॉयान ने अपने सामान को तो फेंक दिया, पर उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और इस समुद्र वर्णन उसने किया है। अब देखो, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन थे? उसने सोना फेंक दिया, उससे जो उपहार मिला था वो सब फेंक दिया, लेकिन क्या नहीं फेंका? वो पांडुलिपि, जो वो किताबें जो वो यहाँ से ले जा रहा था, और वो बुद्ध की मूर्तियां, क्योंकि वो उसकी आस्था थी। ठीक, समुद्र असीम है, उसने ये वृत्तांत लिखा है। सूर्य चांद तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम किधर है। यानी दिशा कैसे नापते हैं? भूगोल में हमने देखा था, दिशा हम पहले सूर्य चांद से नापते थे। अगर बरसात अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। भैया हवा जिधर की है उधर ही जहाज को जाने दो, और कहाँ जाएगा भगवान जाने। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा समय लगे। अब ये जावा की तरफ गया, इंडोनेशिया की तरफ को गया, और वहां वह 5 महीने के लिए गया। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। वो बंगाल से जावा पहुंचा और जावा से वो चीन पहुंचा। उसका रूट ये था, और ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया है कि ह्वेनसांग का रूट क्या था जाने का। फिर ह्वेनसांग भूमार्ग से, ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर आया था। ये कहां से आया था? ये अफगानिस्तान वाले एरिया से आया था, सिल्क रूट से के वाले रास्ते। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां और 600 से ज्यादा पांडुलिपियां उसने जो है वो एकत्र की थी। उसे वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते उसकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी सा उसने बची हुई पांडुलिपि को संस्कृत से चीनी भाषा के अनुवाद में लगा दिया। कितना जिज्ञासा थी उनके मन में बौद्ध धर्म को लेकर, और वो लोग कितनी मेहनत करते थे, क्या कैसी मेहनत करते थे ज्ञान प्राप्ति की। और उस समय बौद्ध धर्म के अंतर्गत वो ज्ञान प्राप्ति की एक आंधी तूफान चल रहा था, और भारत उसका केंद्र था। और चीनी यात्री भारत आते थे, बल्कि सभी बहुत देशों के यात्री भारत आते थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, और नालंदा उसका एक बहुत बड़ा केंद्र था, नालंदा। अब नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट, ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ बौद्ध विद्या के नालंदा, जो आज के बिहार में है, और नालंदा के बाद में उन्होंने क्या लिखा है?
यहाँ के शिक्षक योग्यतर बुद्धि में सबसे आगे है। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त है जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल की कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तब मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। अब देखिए एंट्रेंस टेस्ट होता था, कितना बड़ा विद्या का केंद्र था कि वहां का द्वारपाल ही आपका जो आपका गेट कीपर है वो ही आपका एंट्रेंस टेस्ट ले ले और तब अंदर जाने देगा। कि ऐसी यूनिवर्सिटी है कोई आज के समय भी है ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जिसका चौकीदार बैठकर आपका टेस्ट ले और तब आपको अंदर जाने देगा जब आप टेस्ट में पास होंगे, और उसमें सभी पास तो होते नहीं थे। और ये कितना अनुशासन था और किस तरीके से वहां पर अपने धर्म का पालन होता था ये इसमें सब बताया गया है। और कितना बड़ा वो विद्या का केंद्र था कि सभी लोग अपने वहां पर समस्याओं को लेकर आते थे और इसीलिए वो फेमस भी था पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी। और अब ये आपने पढ़ लिया, तीर्थ यात्री भी आ गए। अब आप देखेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी उसी समय हो गई थी। अब इसमें भारत में जो बौद्ध धर्म जैन धर्म ये तो चल ही रहा था, साथ में जो ब्राह्मण धर्म है, जो हिंदू धर्म, हालांकि हिंदू उसका नाम बाद में पड़ा, लेकिन उससे पहले शैव वैष्णव है ना, इस तरीके से मत जो थे वो चल रहे थे। और भक्ति आंदोलन उसका उसमें बताता है कि भक्ति से मोक्ष की कैसे प्राप्ति होती है। तो जो बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था तो हिंदू धर्म या जिसे आज हिंदू धर्म कहते हैं उस समय ब्राह्मण धर्म वो क्या कर रहा था, वहां पर एक भक्ति का आंदोलन चल पड़ा। और उस भक्ति के आंदोलन में क्या देखते हैं हम, इसकी शुरुआत देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव विष्णु दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हो गए। अब यहाँ पर भी मूर्ति पूजा देवी देवताओं की पूजा होने शुरू हो गई। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा, अब आप समझिए आर्थिक उन्नति हो रही है, सांस्कृतिक उन्नति हो रही है, धार्मिक उन्नति हो रही है, राजनीतिक उन्नति हो रही है। ये सब चीजें आप देखते हैं कब, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ते हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। अब भक्ति क्या है, किसी देवता के प्रति श्रद्धा। भक्ति का पद सबके लिए खुला है, चाहे वह धनी अमीर गरीब ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। सबसे बड़ा आंदोलन मैंने इसलिए कहा क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था हमारी सोसाइटी में, लेकिन भक्ति के आधार पर अगर कोई भक्त है तो वो किसी देवता में श्रद्धा रखता है तो वो किस जाति का है, वो अमीर है या गरीब है, वो स्त्री है या पुरुष है, इन सब चीज़ों से परे हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर जो सामाजिक समस्याएं हैं वो भी समाप्त होने शुरू हो जाती है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। ये भगवत गीता में भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बात है। भगवत गीता महाभारत के अध्याय नंबर महाभारत का एक हिस्सा है। इसे भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। अब जिस प्रकार बोधिसत्व का कल्पना थी बौद्ध धर्म में महायान में, आप हिंदू धर्म में देखते हैं क्या कि भक्ति, कैसी भक्ति, अपनी देवता की भक्ति। वो देवता उसकी शरण में चले जाओ तो आपकी सभी की सभी कमियों को वो सुधार देंगे और आप जो है सारी बुराइयों से दूर हो जाएंगे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। अब इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो भक्ति की सबसे पहली संकल्पना कहाँ हुई है, भगवत गीता में, और दूसरा क्या है कि भक्ति मार्ग में क्या होता है, आडंबर और पूजा पाठ के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। ईश्वर को मन से होता है ना, श्रद्धा के भूखे होते हैं ईश्वर, तो ईश्वर को श्रद्धा का भूखा माना जाता है। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवता को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे
जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है, यानी कि भगवान का रूप तो वही है जिस रूप में आप उसे देख लो, और उसके आधार पर भक्तों की तो यही बात होती थी। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह के या पेड़ के अन्य किसी रूप में है। जैसे जैसे इन विचारों को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार होने लगी। यानी कि आपके देवता की कोई रूप नहीं है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। आप देखिए, आप इस चित्र को देखिए, ये वरावतार का चित्र है, जिसमें क्या हुआ है, इसमें जो विष्णु के वरावतार है, उन्होंने पृथ्वी को अपने मुंह पर थामा हुआ है। तो ये वरावतार का चिन्ह है, और विष्णु का रूप मानव में भी हो सकता है, और किसी भी पेड़, सिंह, किसी भी रूप में वो आ सकता है। और इससे क्या होने लगा, मूर्ति कला में विविधता आनी शुरू हो गई और खूबसूरती बढ़ गई। अब भक्ति भक्ति भज शब्द से बना है, इसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का यह अर्थ यह है कि जो अपने ऐश्वर्य सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। यानी कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसके साथ अपने सभी चीजें बांटता है। किसके साथ? भक्त के साथ। एक भक्त ने एक कविता लिखी है, इसको आप देख लें। अधिकांश भक्ति साहित्य में बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य, ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह है। अप्पार एक विल्लाल था। अप्पार एक विल्लाल था भाई, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपने पढ़ा होगा, विल्लाल क्या होता है? विल्लाल थे बड़े भूस्वामी। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। तो भक्ति की आपने एक कविता देखी, और ये अप्पार ने लिखी है, और ये एक जो तमिल में लिखी गई थी उसका हिंदी अनुवाद है, और ये एक वल्लाल थे। ठीक है, अप्पार शिव धर्म से संबंधित थे, और इसमें देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियां को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते थे। जहां पर देवताओं की मूर्तियां स्थापित हो जाए, विराजमान हो जाए, उसे मंदिर कहते थे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा। तो इससे क्या हुआ? इससे चित्रकला, वास्तुकला और शिल्पकला, स्थापत्य कला, इन सब में आप शिल्पकला, स्थापत्य कला और ये चित्रकला, इनमें आप विविधता देखने को मिलती है। तो ये सब कैसे हो रहा है? भक्ति आंदोलन से। क्या हो रहा है? देवता के विभिन्न रूप होने से चित्र बनाने में, मूर्तियां बनाने में विविधता, मंदिर बनाने से वास्तुकला में विविधता, चित्रकला, शिल्पकला में विविधता, आप ये सारी विविधताएं देखेंगे। हिंदू, अब ये हिंदू क्या है? आप कई बार समझते हैं कि हमें जो हिंदू कहा जाता है, हिंदू जो हिंदू शब्द है ये कहाँ से आया है? ये सिंधु रिवर के आधार पर इसका नाम है। जो सिंधु रिवर के पूर्व में रहते थे उसको इसको अरबी लोगों ने, ईरानी लोगों ने हिंदू कहना शुरू कर दिया। वो उनके प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही थी, वो सिंधु सिंडन नहीं बोल सकते थे, वो हिंदू है को ज्यादा पूछते थे। तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था, कि जितने भी सिंधु के पूर्व में रहते हैं उनको हिंदू कहते थे लोग। तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? अन्यत्र। अब इसमें देखें, लगभग 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ठीक है, ईसाई धर्म का जो यरूशलेम वाला भाग है, ईसा मसीह का जन्म बेथलेम में हुआ था। ये थोड़ा सा देख लीजिए, बेथलेम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि जैसा तुम
अपने साथ व्यवहार चाहते हो ऐसा ही दूसरे के साथ करो। यही ईसा मसीह ने कहा है कि जैसे तुम अपने साथ प्यार चाहते हो, विश्वास चाहते हो, ऐसे ही तुम दूसरे के साथ प्यार करो, उस पर विश्वास करो। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई हैं। इनका जो धार्मिक ग्रंथ है वो बाइबल है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेम में। यहाँ इनका एक अंश दिया गया है, धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, धर्म और न्याय के लिए उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। जो दयालु है वही भगवान के प्रति, उन्हीं पर भगवान दया करता है। धन्य है वे जो दिल से पवित्र है क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। जो दिल से पवित्र है वही ईश्वर के दर्शन करता है। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान है, और जो शांति स्थापित करते हैं वे सच्चे अर्थों में वही ईश्वर की संतान है। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए, और सेंट थॉमस थे वे, उनका नाम था सेंट थॉमस। और वे पल्लव, जब हमारे यहाँ पल्लवों का शासन चल रहा था उस समय वे यहाँ पर आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। अब ये थोड़ा सा जानने वाली बात है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से है। जो केरल के ईसाई है उन्हें सीरियाई ईसाई कहा गया। और क्यों कहा गया? क्योंकि वे सब पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। तो इसमें आपने ये देखा। अभी मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये भारत का ये जो मैप है, इस मैप में आप देखें तो ये वाला मैप देखें। इस मैप में आप देखते हैं कि ये तक्षशिला है, ये तक्षशिला है, और यहाँ से ये जो रूट है ये सिल्क रूट से मिल जाता है। ये बल्क एरिया है यहाँ पर, और ये तक्षशिला से यहाँ पर इंडस रिवर की तरफ भी एक रूट है, और यहाँ से ये मथुरा, उत्तरापथ और इस तरीके से, और ये इस टाइप से ये दक्षिणापथ भी होता जाता है। इस तरीके से भारत का व्यापार, इंटरनेशनल व्यापार जुड़ जाता है, और ये समुद्र से भी जुड़ता है, और ये समुद्र से भी जुड़ता है। कहाँ से? फारस की खाड़ी से भी, और ये यहाँ से होता हुआ ये यहाँ से लाल सागर से भी जाता है। तो भारत के इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स जो थे वो पहले ज्यादा थे या आज ज्यादा हैं, ये थोड़ा सा मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें डिस्कस करने का आधार ये है कि आपने जैसे ये पढ़ा, क्योंकि हमारा हिस्ट्री पढ़ने का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हम इसको वर्तमान से भी तुलना करें, तो हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। जैसे आज अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम चल रही है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में हम देखेंगे कि विभाजन होता है भारत का। जब भारत का विभाजन होता है तो एक पाकिस्तान बनता है उत्तर पश्चिम में, और जो पूर्व में है वो बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान बनता है, जो आज का बांग्लादेश है। तो भारत का ट्रेड रूट जो भूमि का था वो तो है ही नहीं। भूमि का ट्रेड रूट तो, लैंड रूट तो भारत का समाप्त हो चुका आज़ादी के बाद। हम तो अभी एयर रूट या फिर जो जहाज, समुद्री रूट है, उनके आधार पर ही अपना ट्रेड चला रहे हैं। तो भारत के लिए जो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट गई, हमने कोशिश की थी वहाँ पर बिलियंस खर्च किए, किस लिए? वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगी, जिससे हमारा मध्य एशिया के साथ लैंड रूट भी हमारा बन जाए। और हमने क्या किया, ईरान में जो बंदरगाह है उसका डेवलप, चारबाग जो था उसका डेवलपमेंट किया, उसके थ्रू हम अफगानिस्तान जाएंगे। लेकिन जैसे ही तालिबान आता है और हमारा वो सपना फिर खत्म हो जाता है कि हमारा लैंड रूट कहाँ है, लैंड रूट तो हमारा खत्म हो गया, हम तो समुद्री रूट के आधार पर ही है। अगर कल हमारे समुद्री रूट में भी बाधा आ गई तो हमारा इंटरनेशनली कनेक्शन तो लगभग व्यापार तो बहुत नुकसान में आ जाएगा। और जो चीन की मोतियों की माला का जो प्रोजेक्ट चला हुआ है वो पुराने सिल्क रूट के आधार पर, उसके आधार पर अगर चीन अपनी नेवी हिंद महासागर में भी डोमिनेट कर लेता है तो भारत के लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इधर तो मध्य एशिया से भारत का कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो भारत का जो स्थिति है बड़ी विचित्र हो गई। इसके बाद जब हम देखते हैं कि भारत के पास जो
ये पहले क्या करते थे, ये उत्तरापथ जो आज का जो जीटी रोड है ना, ये जीटी रोड ही उस समय का उत्तरापथ था। जो जीटी रोड है वो उस समय का उत्तरापथ था, और ये अब यहाँ पाकिस्तान तक रह गया। पहले काबुल तक था, ये पहले अफगानिस्तान तक जाता था, जो हमें मध्य एशिया से जोड़ता था। और ये जो रूट है हमारा यहाँ ब्लॉक हो गया पाकिस्तान बनने के साथ ही। तो अब हमारा ये लैंड रूट तो खत्म हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सी रूट्स हैं इन्हीं पर हम डिपेंड करते हैं। तो क्या लैंड रूट हमारा नहीं होना चाहिए? हमारा लैंड रूट होना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, हम तो मजबूर हो गए। तो इससे हमारा ट्रेड पर भी कितना प्रभाव पड़ता होगा। हमारा ट्रेड, हम मध्य एशिया से न तो गैस ला सकते हैं, न एनर्जी रिसोर्सेज है, कुछ भी नहीं ला सकते ना। और हम डिपेंड हो गए सिर्फ खाड़ी देशों पर ही। तो इस आधार पर हम न तो रशिया के साथ न यूरोप के साथ भी लैंड रूट से कोई व्यापार नहीं कर सकते। तो भारत को अपनी विदेश नीति पर एक बार फिर देखना होगा कि हम सिल्क रूट से, यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड है वो लैंड रूट से कैसे कनेक्टिविटी बढ़े, उसके आधार पर भी हमें देखना होगा। तभी हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और इस पर मैंने इसलिए कहा क्योंकि उत्तरापथ, आज का जीटी रोड है वो उत्तरापथ था उस समय, और ये आज पाकिस्तान तक ही है, लेकिन वो मध्य एशिया तक जाता था। यानी कि आपके बंगाल से लेकर और मध्य एशिया तक आपका बहुत बढ़िया रूट था, जहां से आप बहुत अच्छे से ट्रेड करते थे। और ये रूट खत्म हो गया पाकिस्तान बनने के साथ ही। और ये अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान का एक होप थी हमारी, चार बाह के द्वारा हम फिर मध्य एशिया से जुड़ेंगे, लेकिन वो होप भी अब खत्म हो गई। तो इंडियन गवर्नमेंट को ये हमें समझना होगा। हालांकि वो जानते होंगे, लेकिन कुछ रणनीति इसी तरीके से बनाई जाए कि जिससे हमारे लैंड रूट फिर से डेवलप हो, और इंटरनेशनल जो हमारे ट्रेड्स हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी कनेक्टिविटी, हमारी मोबिलिटी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड रूट से जुड़ सके। धन्यवाद।